जय हिंद साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं और समझते हैं क्या है जैव विविधता। देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं की प्रकारों को ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र विशेष में कई प्रकार के जीव जंतु या सजीव पाए जाते हैं। राइट, कुछ जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रोफ्स कहा जाता है या उत्पादक कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे आ जाते हैं। राइट, तो कुछ जीव जंतु अपना भोजन के लिए या अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। और उपभोक्ता भी फिर तीन प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और जिसमें विशेषकर जंतु या क्या आते हैं, जानवर आते हैं। राइट, तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि सड़े गले पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक अणुओं में तोड़ देते हैं, उनको क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है। तो इस तरीके से स्वपोषी, परपोषी, अपघटक या उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक में वर्गीकृत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं। तो वहीं जीव जंतुओं को फिर हम उनकी शरीर रचना के आधार पर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कुछ जीव जंतुओं में कोशिका स्तर का संरचना पाई जाती है, तो किसी में ऊतक स्तर की संरचना पाई जाती है, तो किसी में अंग स्तर की संरचना, तो किसी में अंग तंत्र स्तर की क्या पाई जाती है, संरचना पाई जाती है। तो कुछ जीव जंतु आकार में बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ जीव जंतु आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। राइट, तो कुछ जीव जंतु जो है कुछ जीव जंतु जो है जलों में रहते, तो उनको जलीय जीव, वैसे स्थलीय जीव, या कुछ जो जीव जंतु हैं वो वायु में उड़ने वाले होते हैं। इस तरीके से किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में विभिन्न प्रकार के सजीव पाए जाते हैं और उन सजीवों को ही उस क्षेत्र की क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अगर किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार के, राइट, जैसे स्वपोषी, परपोषी, अपघटक, सूक्ष्म जीव, राइट, या विभिन्न प्रकार के जानवर, राइट, या पेड़ पौधे जैसे पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, झाड़ियां, वृक्ष विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, तो वहां की जैव विविधता क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या या प्रकार या उनकी प्रजातियां कम होगी, तो वहां की जैव विविधता भी क्या होगी, कम होगी। तो संक्षिप्त में कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के विभिन्न प्रकारों को ही उस क्षेत्र की जैव विविधता कहते हैं। इसके साथ ही जैव विविधता को लेकर जो पहला सम्मेलन हुआ था वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 हुआ था। हालांकि ये पर्यावरण के लिए पृथ्वी सम्मेलन था, जिसमें जैव विविधता पर भी चर्चा की गई थी। और इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जैव विविधता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के अनुसार जैव विविधता से तात्पर्य समस्त क्षेत्र पार्थिव, सागरीय या अन्य जलीय क्षेत्रों में रहने वाले जीवित प्राणी जगत से है, जिसका कि वो क्या होते हैं, अंग होते हैं या उस क्षेत्र में रहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र विशेष, चाहे वो स्थलीय हो, सागरीय हो या अन्य जलीय क्षेत्रों हो, उसमें जो जितने भी जीवित प्राणी पाए जाते हैं उनको ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। और जो जैव विविधता का जो विचार है वो किसने, E.O. विल्सन ने दिया था, इसलिए E.O. विल्सन को जैव विविधता का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और इसी पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही जैव विविधता के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तब से 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से अगर MCQs में पूछा जाए तो ये दो चीजें आपको जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। तो जैव विविधता क्या है, किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की या सूक्ष्म जीवों की प्रजातियों की बहुलता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वहीं पृथ्वी शिखर सम्मेलन में स्वीकृत परिभाषा के अनुसार जैव विविधता से तात्पर्य किसी विशेष क्षेत्र, पार्थिव, सागरीय या अन्य जलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवित
जगत से है जिसमें कि वे रहते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। इसके जनक E.O. विल्सन है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब हम यहाँ पर जैव विविधता के प्रकार को समझेंगे। तो जैव विविधता के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक होती है आनुवांशिक जैव विविधता, राइट। अगर जीन में परिवर्तन से या आनुवांशिक गुणों में परिवर्तन से जो भिन्नता होती है उसको ही आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं, राइट। फिर दूसरी क्या हो जाएगी, स्पेसीज बायोडायवर्सिटी हो जाएगी, राइट। जब दो, जैसे हम कहते हैं कि जब दो सदस्यों में जीनों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता है तो उससे क्या होती है, नई नई प्रकार की जातियां या प्रजातियां बन जाती हैं, तो प्रजाति जैव विविधता हो जाएगी। और तीसरी हो जाएगी पारितंत्र जैव विविधता या इकोसिस्टम क्या हो जाएगी, बायोडायवर्सिटी हो जाएगी, जिसको हम एक एक करके जो है समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा यहाँ पर, आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता से क्या तात्पर्य है, देखिए किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन संबंधी भिन्नता के कारण जो अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं उसको ही क्या कहते हैं, आनुवांशिक भिन्नता कहते हैं, राइट। अब अगर हम देखें तो जो आनुवांशिक भिन्नता होती है, आनुवांशिक भिन्नता होने का कारण क्या होता है, अगर मैं आपको वैज्ञानिक कारण बताऊं तो जो जितने भी जीव जंतु होते हैं, राइट, जीव जंतुओं का एक बेसिक गुण क्या होता है, प्रजनन होता है। तो सभी सजीवों का एक मुख्य गुण होता है प्रजनन, या मुख्य लक्षण होता है प्रजनन। प्रजनन फिर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक प्रजनन होता है और दूसरा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। तो जब भी अलैंगिक प्रजनन होता है अर्थात किसी जीव जंतु के किसी भाग से जब नए जीव जंतु का निर्माण होता है तो उसको ही अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, राइट। वहीं लैंगिक प्रजनन क्या होता है, तो लैंगिक प्रजनन में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के नर एवं मादा क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इसी वजह से जो नई संतान होती है, राइट, जो नई संतान होती है, तो चूंकि लैंगिक प्रजनन में जो नई संतान होती है उसमें माता के गुण भी होते हैं और पिता के गुण भी होते हैं, या नर एवं मादा दोनों के गुण होते हैं। इसीलिए लैंगिक प्रजनन से जो ऑफस्प्रिंग्स या जो संतान उत्पन्न होती है उसमें माता एवं पिता दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे क्या होता है कि लैंगिक परिवर्तन या जो आनुवांशिक परिवर्तन है वो बढ़ता चला जाता है, राइट। और इसी वजह से जब आनुवांशिक परिवर्तन बढ़ता है तो उससे आनुवांशिक भिन्नता भी क्या होती है, बढ़ने लगती है। यही कारण है कि एक ही प्रजाति की कई नस्लें होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गेहूं है, राइट। गेहूं एक क्या है, प्रजाति है, लेकिन जब गेहूं का हम उत्पादन करेंगे तो जो अगली किस्म होगी उसमें आनुवांशिक भिन्नता होगी। फिर उसको जब हम बीज के रूप में बोएंगे तो अगली बार फिर जब कुछ उत्पन्न जो बीज बनेगा तो उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। इस तरीके से गेहूं की कई प्रकार की क्या बन जाएंगी, किस्में बन जाएंगी। तो आनुवांशिक भिन्नता में प्रजाति एक ही होती गेहूं, लेकिन गेहूं की कई क्या हो जाएंगी, जो है आनुवांशिक विभिन्नता के कारण गेहूं की कई किस्में हो जाएंगी। जैसे सरवती, सोनालिका और क्या सा हो जाएगा, पुसा मावली हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आनुवांशिक विभिन्नता क्या होती है, तो देखिए एक ही प्रजाति या जाति के सदस्यों में आनुवांशिक बदलाव के कारण एक से अधिक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उसे ही आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो कुत्ता एक प्रजाति हो जाएगी और कुत्ते की विभिन्न नस्लें पाई जाती हैं। जैसे जर्मन शेफर्ड हो जाएगा, लेब्राडोर हो जाएगा, रॉटविलर हो जाएगा। गेहूं की विभिन्न किस्में सरवती, सोनालिका, पुसा मावली हो जाएगा। धान की किस्में हो जाएगा लूना, श्री, गौरी, पद्मा, जया हो जाएगा, राइट। अरहर की प्रमुख किस्में हो जाएंगी बहार, पारस, राइट। मालवीय चमत्कार। भेड़ की जो किस्में है जैसे मेरुनी हो जाएगा, राइट, मेरिनो हो जाएगा, लिंकन हो जाएगा, मारवाड़ी हो जाएगा। बकरी की विभिन्न प्रकार की नस्लें जमनापरी हो जाएगा, पश्मीना हो जाएगा, अंगोरा हो जाएगा। गाय की विभिन्न नस्लों में अगर हम बात करते हैं तो जर्सी है, मालवी है और साहीवाल है। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जब हमने
मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, राइट, सॉरी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, जो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था उसमें भी हमने विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं उनकी किस्मों को देखा था, राइट। तो ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, यहाँ पर ये उदाहरण हो जाएंगे आनुवांशिक विविधता के। अब हम समझते हैं प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का क्या तात्पर्य है? देखिए, जब किसी क्षेत्र विशेष में एक से ज्यादा प्रकार की या विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और उसकी वजह से जो भिन्नता होती है उसको ही क्या कहते हैं? प्रजातीय विविधता कहते हैं। तो किसी भी स्थान पर एक से ज्यादा या विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पाए जाने से जीवों में जो भिन्नता होती है या विविधता होती है उसको ही प्रजातीय विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में मेरिनो भेड़ पाई जाती है, अंगोरा बकरी पाई जाती है, जौकारे पाए जाते हैं, कंगारू पाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी क्या है? बहुत ज़्यादा जैव विविधता है। हमारे देश में एशियाटिक लायन, राइट, एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो एशियाटिक शेर हो जाएगा, फिर बाघ हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, राइट, चीता हो जाएगा, एक सींग वाला गेंडा हो जाएगा, हाथी, बंदर, राइट। तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि प्रजातीय विविधता का क्या है? उदाहरण है, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं? वर्षा वन होते हैं, उनमें सबसे अधिक क्या होती है? जैव विविधता पाई जाती है। वहां पर विभिन्न प्रकार के जो हैं पौधे पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है कि देखिए, ये विषुवत रेखा हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। अब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें, राइट, तो विषुवत रेखा पर भी सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जो सदाबहार वन होते हैं, उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन है, सदाबहार वन है, राइट। तो जो जितने भी भूमध्य रेखा के आसपास या विषुवत रेखा पर या विशेषकर भूमध्य रेखा के आसपास जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, राइट, तो हाइट बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ इनमें से प्रकाश नीचे तक नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर जो जितने भी विभिन्न प्रकार की जो झाड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं? विकसित होती रहती हैं, राइट। तो जहाँ पर वर्षा क्या होगी? ज़्यादा होगी, जैसे एक तो जो विषुवत रेखा वहाँ पर संवहनीय वर्षा होती है, प्रत्येक दिन होती है, वैसे ही जो उष्ण कटिबंध है यहाँ पर मानसूनी वर्षा बंद होती है। तो जहाँ पर जलवायु अर्थात उष्णता और पर्याप्त वर्षा होती है वहाँ पर विभिन्न किस्म के जो पौधों की वैरायटी है या पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ विकसित होती हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पारितंत्र या सामुदायिक विविधता। ठीक है, तो देखिए, किसी विशेष सामुदायिक जैव विविधता, राइट, किसी विशेष पारितंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को ही पारितंत्र की क्या कहते हैं? व्यवस्था कहते हैं, राइट। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता को ही क्या कहते हैं? पारितंत्र या सामुदायिक विविधता कहते हैं। और इसे ही सामुदायिक विविधता या कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मरुस्थलीय पारितंत्र, राइट, जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल में बारिश कम होती है इसलिए वहाँ पर ऊंट है या उसी विशेष प्रकार की जीव जंतु उगती है। फिर जो रेन फॉरेस्ट होते हैं या वर्षा वन होते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए विभिन्न प्रकार की पौधों की किस्में होती हैं। ये क्या हो जाएंगे? मैंग्रोव हो जाएंगे। या फिर मैं आपको ये कहूँ कि स्थल भाग में, राइट, तो स्थल खंड में पाई जाने वाली विविधता हो जाएगी। तो स्थल खंड में अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं। वैसे ही क्या हो जाएगी? जलीय पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता भी कहा जाता है। क्लियर? तो एक तो ऑब्जेक्टिव आपको यहां से बनेगा कि जैव विविधता के कितने प्रकार होते हैं? जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं, राइट। अगर आपसे पूछें कि एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों में आनुवांशिक भिन्नता होने के कारण जो भिन्न भिन्न सदस्य पाए जाते हैं, उस विविधता को या भिन्न भिन्न किस्में पाई जाती हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। इसी की वजह से किसी एक प्रजाति, जैसे कुत्ते की विभिन्न प्रकार की नस्लें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होती हैं, विभिन्न प्रकार की किस्में होती हैं। दूसरा क्या हो जाएगी? प्रजातीय जैव विविधता।
तो किसी क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, प्रजातीय जैव विविधता कहते हैं, राइट। उदाहरण के लिए भारत में शेर, चीता, राइट, भारत में शेर, चीता, राइट, एक सींग वाला गेंडा, विभिन्न प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। और किसी विशेष पारितंत्र में या किसी विशेष समुदाय में पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न प्रकारों को या विविधता को ही पारितंत्र विविधता कहते हैं। जैसे जलीय जीव, जैसे जलीय पारितंत्र में पाए जाने वाले जीवों की विविधता, स्थलीय खंड में पाए जाने वाले जीवों की विविधता इत्यादि। अब ये जो जैव विविधता है उसका मापन कैसे किया जाता है, क्लियर। अगर हमको ये देखना हो कि किसी विशेष क्षेत्र में किस प्रकार की जैव विविधता है, वहां पर कम जैव विविधता है या उच्च जैव विविधता है, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में जैव विविधता का मापन इन 3 विधियों से किया जाता है। सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर अल्फा जैव विविधता हो जाएगी, राइट। तो अल्फा जैव विविधता, दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगी, बीटा जैव विविधता, और तीसरे नंबर की क्या हो जाएगी, गामा जैव विविधता हो जाएगी, राइट। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, राइट, जिसको यहां से समझो। जैसे कुल मिलाकर ये है कि ये एक पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, घाटी हो जाएगी, या फिर ये डायग्राम आप समझो। जैसे मैंने कहा कि ये यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, जंगल है, राइट। जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पचमढ़ी हो जाएगा। अब पचमढ़ी से लेकर, जैसे हमने कहा कि हमारे जो सतपुड़ा पर्वतमाला है वो पचमढ़ी से लेकर कहाँ तक है, बालाघाट तक है, जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो पचमढ़ी से लेकर बालाघाट तक ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अब चूंकि जब लंबे क्षेत्र में जंगल पाया जाता है या वन क्षेत्र पाया जाता है तो किसी विशेष क्षेत्र में, राइट, जैसे मैंने कहा इतने क्षेत्र है, तो इतने क्षेत्र में यहाँ पर कई किस्म के, कई प्रजाति के पेड़ पौधे और क्या पाए जाएंगे, जंतु पाए जाएंगे, राइट। और जितने प्रकार के जंतु हैं या जितने ही प्रजाति के पेड़ पौधे हैं उसको ही क्या कहते हैं, अल्फा डायवर्सिटी। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है, इस सर्कल में जितने भी वनस्पतियां हैं या जितने भी जीव जंतु हैं उनकी प्रजाति को ही क्या कहा जाता है, अल्फा डायवर्सिटी। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको 1, 2, 3, राइट, और 4 प्रकार के आपको पेड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ की अल्फा डायवर्सिटी कितनी होगी, 4। यहाँ पर आपको कितने दिख रहे हैं, 1, ये समान है 2 और ये 3, तो यहाँ की अल्फा डायवर्सिटी कितनी होगी, 3। अब हमने कहा कि बीटा डायवर्सिटी क्या होती, तो किसी एक क्षेत्र की दूसरे क्षेत्र से जब हम बायोडायवर्सिटी की तुलना करते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, बीटा डायवर्सिटी कहते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक और ले लिया, जैसे हमने, जैसे इसमें एक किस्म का 1, 2, 3, 4, 5, इसमें अल्फा डायवर्सिटी कितनी हुई, 5। अब अगर हम इसमें और इन दोनों में क्या करें, जो जैव विविधता है उसकी तुलना करें, तो जब 2 क्षेत्र विशेष, राइट, जैसे एक ये क्षेत्र हो जाएगा, एक ये क्षेत्र हो जाएगा, तो 2 क्षेत्र विशेष के बीच में जब जैव विविधता की तुलना की जाती है तो उसको ही क्या कहते हैं, बीटा डायवर्सिटी कहते हैं, क्लियर। अब उसके बाद में आती है तीसरी, गामा डायवर्सिटी, राइट। गामा डायवर्सिटी क्या होती है, तो किसी संपूर्ण क्षेत्र में जो जितने भी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उसको ही क्या कहते हैं, गामा डायवर्सिटी कहते हैं। जैसे इस पूरे के पूरे वन क्षेत्र में जितने भी प्रकार के पौधे हैं, जीव जंतु हैं पाए जाते हैं, उनकी जैव विविधता को क्या कहेंगे, गामा डायवर्सिटी कहेंगे, क्लियर। तो अल्फा डायवर्सिटी का संबंध किससे होता है, संख्या से, कितने प्रकार के, कितने प्रजाति के पेड़ पौधे या जंतु पाए जाते हैं, राइट। फिर बीटा है उसका संबंध किससे होता है, जलवायु से, भू आकृति से। क्योंकि आप ये समझिए, यहां पर अगर जैसे मैंने कहा कि यहां पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहां पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो चूंकि जलवायु में अंतर होगा तभी तो यहां और यहां पाए जाने वाले पेड़ पौधों की संख्या में क्या होगा, अंतर होगा, राइट। और तीसरी क्या होती है, गामा डायवर्सिटी, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव के कारण क्या होती नजर आती है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर ये पचमढ़ी क्षेत्र की पूरी क्या होगी, गामा डायवर्सिटी। अगर हम पचमढ़ी या हम ये कहें कि जो सतपुड़ा, राइट, सतपुड़ा वन क्षेत्र है उसकी तुलना अगर हम किससे करें, राइट, नीलगिरी से करें, राइट, तो नीलगिरी है या पश्चिमी घाट है,
राइट। तो वहां पर उन संपूर्ण क्षेत्रों में जो इस संपूर्ण क्षेत्र की जैव विविधता क्या होगी, अलग होगी, राइट। तो इस तरीके से जब किसी भी क्षेत्र विशेष में बदलाव आता है तो उसकी वजह से जो जैव विविधता उत्पन्न होती है उसको ही गामा जैव विविधता कहते हैं। और गामा जैव विविधता अल्फा एवं बीटा के अवयवों का क्या होती है, गुणनफल होती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां से 4 प्रकार के ऑब्जेक्टिव बनेंगे, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि जैव विविधता का मापन कितनी विधियों से किया जाता है, 3, राइट। तो जैव विविधता का मापन कितनी विधियों से किया जाता है, 3। जैव विविधता के मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता और गामा जैव विविधता। अल्फा जैव विविधता क्या होती है, किसी एक आवास या किसी एक क्षेत्र विशेष में, राइट। तो किसी एक आवास या एक क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं, अल्फा जैव विविधता कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो है 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, तो यहाँ की अल्फा डायवर्सिटी 5, यहाँ की 4 और यहाँ की कितनी होगी, 3 होगी। फिर उसके बाद में बीटा जैव विविधता, जलवायु और भू आकृति, जलवायु और भू आकृति के कारण विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो जैव विविधता होती है उसको ही क्या कहते हैं, बीटा जैव विविधता कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ की स्थितियां, भू आकृति या जलवायु यहाँ की आकृति से अलग है, तो इन दोनों क्षेत्रों में जो जैव विविधता में अंतर होगा उसको किस में मापा जाता है, बीटा जैव विविधता में मापा जाता है। किसमें, बीटा जैव विविधता। तो इसके बीच में और इसके बीच में जो जैव विविधता होगी वो कौन सी होगी, बीटा जैव विविधता होगी, राइट। और तीसरी चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण जो विविधता होती है उसको ही गामा जैव विविधता कहते हैं। और यह अल्फा एवं बीटा के अवयवों का ही क्या होती है, गुणनफल होती है। इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल है, राइट। यहाँ पर 3 प्रजाति के पेड़ पौधे जब पाए जाते हैं तो यहाँ की अल्फा डायवर्सिटी 3, यहाँ की 4, राइट। या फिर जैसे अगर हम देखें तो जो माउंटेन स्लोप है, अब माउंटेन स्लोप में यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, राइट। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों क्षेत्रों की जब हम तुलना करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, राइट। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बीटा डायवर्सिटी मतलब एक क्षेत्र की, यहाँ की और यहाँ की, इन तीनों में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी 4 प्रकार की, ये 4 प्रकार की, अल्फा 4 है, ये अल्फा कितनी है, 3 है, और ये अल्फा कितनी है, 3 है। इन तीनों में जब हम तुलना करेंगे तो वो क्या होगी, बीटा डायवर्सिटी होगी। तो यहाँ पर बीटा डायवर्सिटी क्या है, हाई है, और यहाँ पर बीटा डायवर्सिटी क्या है, लो है, क्योंकि एक ही प्रकार के जो है पाए जा रहे हैं। अब जब हम गामा डायवर्सिटी देते हैं तो पूरे के पूरे लैंडस्केप में या पूरे के पूरे क्षेत्र में जो डायवर्सिटी पाई जाती है उसको ही क्या कहते हैं, गामा डायवर्सिटी कहते हैं। क्लियर। चलिए, अब जैव विविधता का महत्व क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि भारत में जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, राइट। तो उसके ज़्यादा है तो उसके हमारे देश को फायदे होंगे या नुकसान होंगे। वैसे ही मैंने कहा कि अगर भारत में जैव विविधता क्या है, कम हो रही है, राइट, तो हमें चिंतित होना है कि खुश होना है, राइट। तो इसका निर्णय किससे पता चल जाता है, जैव विविधता के महत्व से। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र विशेष के विकास के लिए जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, राइट। और जैव विविधता बहुत ज़्यादा महत्व होती है, इसीलिए तो जैव विविधता को बचाया जाता है, राइट। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि अगर हम जंगलों से पेड़ पौधों को काट लेंगे या किसी भी जानवर का शिकार कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हकीकत ये है कि अगर जंगलों में से किसी विशेष किस्म के पेड़ पौधों की जो है प्रजाति लुप्त हो जाती है या कोई विशेष जीव जंतु लुप्त हो जाता है तो उससे पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है या पोषण स्तर है वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, जिससे वहाँ की जैव विविधता क्या होती है, कम होती है। और जैव विविधता यदि कम होगी तो उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस लेक्चर में या इस स्लाइड में हम समझेंगे कि जैव विविधता किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो हम यहाँ पर जैव विविधता के महत्व को समझेंगे। सबसे पहला तो जैव विविधता के महत्व को हम पर्यावरणीय आधार पर और साथ ही साथ आर्थिक आधार पर समझ सकते हैं, राइट। जैव विविधता का हमारी आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो वहीं सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, पर्यावरणीय
महत्व होता है। तो जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व हम समझते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला क्या होती है, संतुलित होती है। अब हमने देखा था कि किसी भी क्षेत्र विशेष में एक जीव जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। इसीलिए अगर किसी एक प्रजाति के जंतु की लुप्ति हो जाएगी तो उससे खाद्य श्रृंखला क्या होगी, प्रभावित होगी। अर्थात एक जीव जंतु या एक प्रजाति के जीव जंतुओं के कमी से या विलुप्ति से अन्य भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जो है, जैव विविधता कम होने की वजह से खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, और जैव विविधता अच्छी होगी तो खाद्य श्रृंखला संतुलित रहेगी। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, कार्बन प्रदूषण क्या होता है, कम होता है, राइट। जैव विविधता ज्यादा रहेगी तो हमारे पर्यावरण में जो भी प्रदूषक हैं उन प्रदूषक तत्वों को कई पेड़ पौधों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसी वजह से कार्बन प्रदूषण भी क्या होगा, कम होगा, राइट। साथ ही साथ तीसरा क्या हो जाएगा, जल चक्र क्या होता है, संतुलित रहता है। तो जल चक्र भी इससे संतुलित रहेगा। साथ ही साथ जो पोषक पदार्थ हैं उनका संरक्षण होगा और पुनः क्या होगा, चक्रण होगा। जैसे जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो जो अपघटक हैं या वियोजक हैं वो उनको कार्बनिक कणों में तोड़ देते हैं, जिससे पोषक पदार्थ पुनः मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। इस तरीके से उनका पुनर्चक्रण होता है या संरक्षण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, पारिस्थितिक तंत्र का क्या रहता है, संतुलन रहता है, राइट। हमने पिछले लेक्चर में इकोसिस्टम को या जो इकोसिस्टम है उसको बहुत अच्छे से समझा था, और इकोसिस्टम में ही मैंने बताया था कि इकोसिस्टम में अगर कोई एक प्रजाति लुप्त हो जाएगी तो उससे खाद्य श्रृंखला पर क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और इससे अन्य जीवों की संख्या में भी क्या होगी, कमी आएगी, और धीरे धीरे वहां पर वनस्पतियां भी कम होने लगेंगी, जीव जंतु कम होने लगेंगे। इसलिए उस क्षेत्र की पूरी जैव विविधता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पारिस्थितिक तंत्र का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। साथ ही साथ अगर जैव विविधता ज्यादा होगी तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मृदा निर्माण में भाग लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे हैं वो अपरदन को रोकते हैं। साथ ही साथ जो वियोजक हैं वो अपशिष्टों का क्या करते हैं, पुनर्चक्रण करते हैं। साथ ही साथ जो अपघटक होते हैं वो कई मृत या सड़े गले जो भी कण होते हैं या सड़े गले पदार्थ होते हैं उनको पुनः मिट्टी में या पोषक तत्वों में बदल देते हैं, राइट। साथ ही साथ जैसे क्या हो जाएगा, ब्रेसिका जांसिया हो जाएगा या प्यूनिका ग्रेनेट, ऐसे पौधे हैं जो घातक रसायनों को जीव जगत की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो ब्रेसिका जांसिया, राइट, तो ब्रेसिका जांसिका जिसको राई कहते हैं, और प्यूनिका ग्रेनेट, अगर ये पौधे भी समाप्त हो जाएंगे तो जो घातक रसायन है उनसे हमारा पर्यावरण नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। आर्थिक महत्व अगर हम देखें तो हमारे वातावरण में जितने प्रकार के पेड़ पौधे होंगे उनसे हमें उतने ही प्रकार के उत्पाद, चाहे फल हो, जड़ी बूटियां हो, पत्तियां हो, राइट, या उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों की क्या होती, प्राप्ति होगी। तो अधिक उत्पादों की प्राप्ति होगी तो इससे मानव को लाभ ही होगा। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं एवं जीव जंतु हैं वो मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कुछ जो पेड़ पौधे हैं उनमें विटामिन की बहुलता होती है, तो किसी में कार्बोहाइड्रेट की, किसी में प्रोटीन की, तो कोई वसा के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं। इस तरीके से मानव स्वास्थ्य के लिए भी जीव जंतुओं की विविधता होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जीव जंतु जो है पृथ्वी पर, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो या अन्य जीव हो, उनके भोजन के लिए खाद्य श्रृंखला या हम एक तरीके से जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, राइट। और विभिन्न प्रकार के अगर जीव जंतु होंगे तो उससे उनके औषधीय गुणों में भी बढ़ोतरी होगी। तो चाहे मनुष्यों को या सभी जीव जंतुओं का पोषण अच्छा होगा, सबका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, साथ ही साथ अत्यधिक उत्पाद प्राप्त होंगे, राइट, और जीव मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर पाएगा। तो ये हमने यहाँ पर आर्थिक महत्व के बारे में समझा है। अब हम जैव विविधता के लिए संकट पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैव विविधता के लिए किसी भी क्षेत्र विशेष में कई कारण होते हैं जिनकी वजह से जैव विविधता में क्या होती है, कमी आती है। तो हम यहाँ पर दो चीजों को समझेंगे कि किस वजह से जैव विविधता में कमी आ रही है, या जैव विविधता कौन कौन से कारकों की वजह से जैव विविधता को खतरा है,
राइट, या किस वजह से जैव विविधता में कमी आ रही है, उन कारणों को हम यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। यहाँ से कई प्रकार के एमसीक्यूज बनेंगे, राइट। तो जैव विविधता के लिए कौन कौन से कारण हैं या जैव विविधता के लिए क्या संकट हैं, उनको समझेंगे। सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्थलीय भाग का प्रयोग बढ़ना। चूंकि जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, तो पूरी दुनिया में और विशेषकर हमारे देश में, राइट, तो हमारे देश में या पूरे विश्व में जैसे जैसे जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जनसंख्या में बढ़ने की वजह से ही खाद्य की आवश्यकता भी बढ़ रही है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता भी क्या है, बढ़ रही है। और इन खाद्य की आपूर्ति के लिए या विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जो वन क्षेत्र हैं उनको काटे जा रहे हैं, राइट, ताकि उन वन क्षेत्रों को काटकर वहां पर खेती की जा सके या उसका प्रयोग करके घर बनाया जा सके, उसका प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सकें या फिर वहां पर खेती की जा सके। साथ ही साथ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग भी बढ़ रहे हैं और उद्योगों के बढ़ने की वजह से भी जो है जंगल काटे जाते हैं और वहां पर कंपनियां स्थापित की जाती है। साथ ही साथ जो जलीय क्षेत्र हैं, चाहे बड़ी बड़ी झीलें हों, तालाब हों या नदियों के किनारे हों, राइट, वहां पर उसको स्थल भाग में बांटा जो है बदल दिया जाता है, ताकि अधिक से अधिक भूभाग पर खेती की जा सके, वहां पर घर बनाए जा सके या उसका किसी भी रूप में प्रयोग किया जा सके। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेड़ों के कटाव से क्या हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी, राइट। तो अब आप सोच रहे होंगे इससे तो मनुष्य को नुकसान होगा, मनुष्य को तो होता ही है, राइट। किसी भी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो यदि वनों की कटाई होगी तो उससे आसपास के रहने वाले जीव जंतुओं की ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। इन द सेम वे अगर नदियों में तालाबों में प्रदूषण फैलेगा तो उससे नदी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसमें कमी आती है, जिससे नदियों में या जलीय क्षेत्रों में या जो जलीय जंतु हैं उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, राइट। और इसी वजह से विभिन्न प्रकार की प्रजातियां क्या हो रही हैं, लुप्त हो रही हैं। प्रकृति में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। यदि जैव विविधता में कमी आती है, राइट, तो उस लंबे समय पश्चात, जैसे अगर पेड़ पौधों की संख्या में कमी आएगी तो लंबे समय के पश्चात जो है प्रकृति में या प्राकृतिक स्थितियों में भी बदलाव आएगा। साथ ही साथ कई बार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, राइट, उच्च किस्म के बीजों को या उच्च किस्म की या उच्च उपयोगिता वाली प्रजातियों को विकसित करता है, राइट। और इस वजह से जो एक्सोटिक स्पीसीज होती हैं या बाह्य प्रजातियां होती हैं वो दूसरी प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे भारत ने अमेरिका से गेहूं आयात किया था और जब गेहूं को भारत में बोया गया तो उसके साथ घास भी आ गई, जिसको कांग्रेस घास कहा जाता है, राइट। तो कांग्रेस घास है, हाथी घास है, गाजर घास है, राइट, ये अन्य जीव जंतुओं पर क्या करते हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ते हैं, राइट। जैव विविधता कम होगी तो उससे जो जंतु हैं उनके आवास में बदलाव आएगा, जलवायु में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से अन्य जीव जंतुओं का जीवन संकट में हो जाएगा। जैसे जलवायु में परिवर्तन से ध्रुवीय भालू है या दक्षिण अमेरिकी व्हेल है, अफ्रीकन हाथी है, कछुए हैं, राइट, इनके जीवन पर संकट है। साथ ही साथ कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ रहा है जो कि विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए हानिकारक है। मोर है, चील है, गोरैया है, गिद्ध है, राइट। जैसे मैंने बताया था डाइक्लोफेनेक जो पेन किलर जो पशुओं को दी जाती है उसकी वजह से गिद्धों की किडनी खराब हो जाती है और गिद्ध जो है क्या हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से जैव विविधता, राइट, इस वजह से जैव विविधता पर क्या है, संकट होता है। क्लियर। अब हम यहाँ पर जैव विविधता की क्षति के जो कारण है, राइट, उनको हम जो है यहाँ पर और विस्तार से समझेंगे, क्योंकि जैव विविधता की क्षति के लिए या जैव विविधता के संकट के लिए केवल और केवल मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि कई प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं। हालांकि ये जो जितने भी गैर प्राकृतिक कारण होते हैं
या जो प्राकृतिक कारण होते हैं, इन प्राकृतिक कारणों के पीछे भी मानवीय गतिविधियां क्या होती हैं, संलग्न होती हैं, राइट। तो जैव विविधता की क्षति के लिए या जैव विविधता के संकट के लिए जो है कई कारण होते हैं, उनमें से कुछ प्राकृतिक कारण होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मानवीय कारण होते हैं। मानवीय कारणों की बात करें तो एक तो प्रदूषण बढ़ रहा है, उसकी वजह से जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, राइट। वन क्षेत्रों में कटाव से आवासों का विनाश हो रहा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। कृषि उद्योगों का विस्तार हो रहा है, अवैध शिकार हो रहा है, बाहरी प्रजातियों का क्या हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, और अंधाधुंध चाहे पेड़ पौधे हो, जंतुओं का दोहन हो रहा है। इसकी वजह से चाहे वनस्पतियां हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, उनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। और कई बार इन कारणों की वजह से ही जो प्राकृतिक कारण है वह भी क्या होते हैं, प्रेरित हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यदि पेड़ पौधों की कटाई होगी, राइट, तो वन क्षेत्रों की कटाई से ही क्या होती है, बाढ़ उत्पन्न होती है। तो कई बार वनों की अति कटाई से जो पेड़ पौधे हैं वो कम होते हैं, तो उससे बाढ़ का प्रकोप बढ़ता है और बाढ़ की चपेट में फिर कई जीव जंतु आ जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, राइट, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं जिससे वहाँ पर भूकंप आते हैं, और भूकंप आते हैं तो वहाँ पर जीव जंतु वनस्पति सब दब जाती है। ज्वालामुखी का जो लावा लंबे लंबे दूर तक जो है फैलता है, वहाँ पर भी जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, भूस्खलन होता है। वनों में अग्नि लगने से जीव जंतु पेड़ पौधे जलकर राख हो जाते हैं, कई प्रकार के रोग लग जाते हैं या सह विलुप्तता, राइट, एक प्रजाति के साथ में कई और दूसरी प्रजातियां भी क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो इन कारणों की वजह से ही जैव विविधता क्या हो रही है, कम होती जा रही है या जैव विविधता को क्षति हो रही है। अब हम जो है एमसीक्यूज के लिए ये जो है यहां से एक ना एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज यहां से बन सकता है, राइट। और उसका कारण ये है कि आपसे पूछा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में निम्न जैव विविधता पाई जाती है, किन में मध्यम जैव विविधता पाई जाती है, तो उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो जैव विविधता के सघनता के क्षेत्र पढ़ेंगे, अर्थात जैव विविधता किन क्षेत्रों में बहुत अच्छी होती है या उच्च जैव विविधता होती है और किन क्षेत्रों में अति निम्न होती है। तो मैं आपको बता दूं कि देख लीजिए, जैव विविधता के लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, प्रकाश, राइट, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, सूर्य है। तो सूर्य का प्रकाश जितना ज्यादा जहां पर होगा उतनी वहां पर जैव विविधता विकसित होने की उम्मीद है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या होनी चाहिए, वर्षा भी होनी चाहिए, क्योंकि वर्षा के होने की वजह से ही जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको जो अपनी जल आवश्यकता है उनकी क्या होगी, आपूर्ति हो पाएगी। साथ ही साथ तीसरी क्या हो जाएगी, जलवायु हो जाएगी, राइट। तो जहां की जो जलवायु जैसे उष्ण जलवायु है, राइट, तो वहां पर जीव जंतु सरवाइव कर पाएंगे। जहां पर कठिन जलवायु होगी, जैसे ध्रुवों पर अगर हम देखें तो ध्रुवों पर तापमान क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से शीत जलवायु होती है, बर्फबारी होती है। इसकी वजह से वहां पर साधारण पेड़ पौधे विकसित नहीं हो पाते हैं, कुछ विशेष किस्म के जीव जंतु या पौधे ही विकसित हो पाते हैं। तो प्रकाश के आधार पर, जलवायु के आधार पर, वर्षा के आधार पर ही पृथ्वी पर जो है जैव विविधता पाई जाती है। यही वजह है कि जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर चूंकि संवहन वर्षा होती है, इसीलिए विषुवत रेखा के आसपास जैव विविधता अच्छी होती है। साथ ही साथ कर्क रेखा और मकर रेखा पर किसी विशेष मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिससे मानसूनी वर्षा होती है, राइट। तो विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर यहाँ पर प्रकाश की मात्रा भी होती है, साथ ही साथ भरपूर वर्षा भी होती है, इसीलिए यहाँ पर उच्च जैव विविधता पाई जाती है। तो जैव विविधता अत्यधिक कहाँ पर पाई जाती है, सबसे पहला उष्ण कटिबंधीय वन, राइट। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास में जो वन पाए जाते हैं उनको ही क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भरपूर वर्षा भी होती है और जलवायु भी अच्छी होती है। साथ ही साथ उष्ण कटिबंधीय क्या हो जाएगा, सागरीय क्षेत्र हो जाएगा, बात वही है, राइट। सागरीय क्षेत्र या महासागरीय क्षेत्रों में भी, उष्ण कटिबंधों में भी भरपूर वर्षा होती है। साथ ही साथ उपयुक्त जलवायु होती है, जिससे समुद्र में भी कई प्रकार की जैव प्रजातियां विकसित होती हैं। जहां पर प्रवाल पाए जाते हैं, राइट, और जहां पर आर्द्र भूमियां होती हैं वहां पर
तो ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, प्रवाल भित्तियां और आर्द्र भूमियां जहां पर होती हैं वहां पर अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, राइट। फिर हम कह सकते हैं कि मध्यम विविधता कहां पर होती है, मानसूनी प्रदेश, तो जहां पर वर्ष भर वर्षा ना होकर किसी एक विशेष मौसम में ही वर्षा होती है, अर्थात मानसूनी प्रदेशों में मध्यम जैव विविधता होती है, घास के मैदानों में भी जैव विविधता होती है। अब निम्न कहां पर होती है, जहां पर जीवन की दशाएं कठिन होती हैं, राइट, जैसे उपध्रुवीय मरुस्थलीय क्षेत्र, राइट, ध्रुवीय के साथ साथ कैसा मरुस्थलीय क्षेत्र, तो यहां पर एक तो निम्न तापमान होता है, साथ ही साथ जो है उपयुक्त दशाएं भी नहीं होती हैं, इसकी वजह से ही इसको क्या कहा जाता है, उपध्रुवीय मरुस्थलीय क्षेत्र जो है निम्न में आता है। फिर अति निम्न में क्या आ जाएगा, उपध्रुवीय हिमद्रव क्षेत्र, राइट, अर्थात जो हिम से क्या होता है ढका हुआ रहता है और बहुत ही कम तापमान होने के कारण ही वहां पर कुछ विशेष प्रजातियां ही विकसित हो पाती हैं, तो उपध्रुवीय हिमद्रव, राइट, तो जहां पर बर्फ से ढकी हुई होती है वहां पर कम से कम जैव विविधता पाई जाती है। ध्रुवीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में निम्न, राइट, मध्यम पाई जाती मानसूनी और घास के मैदानों में, और उच्च पाई जाती उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, सागरीय क्षेत्र में, प्रवाल भित्तियों में और आर्द्र भूमि में उच्च क्या है जैव विविधता पाई जाती है। अब आपको पता है कि जो जैव विविधता है उसमें क्या हो रही है, कमी आ रही है, या जैव विविधता की क्या हो रही है, क्षति हो रही है, राइट। और अगर ये क्षति ऐसे ही चलती रहेगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जब कई प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी और उससे पृथ्वी पर जो संतुलन है, पारिस्थितिकी संतुलन है, वह भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए जैव विविधता को बचाना अति अनिवार्य होता है और इसके लिए जो प्रयास है उनको हम समझेंगे। तो जैव विविधता को बचाने के जो संरक्षण है या जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके प्रयास को समझेंगे, राइट। तो जैव विविधता में कमी ना हो या जैव विविधता में क्षति ना हो, इसके लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो पहला प्रयास था वो रियो डी जेनेरियो में 1992 में किया गया था। दरअसल संपूर्ण पर्यावरण, राइट, संपूर्ण पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए ही पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में, और वो हुआ था 1992 में। तो उसी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता पर भी चर्चा की गई थी और इसी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता पर चर्चा हुई और जैव विविधता के संरक्षण की योजना बनाई गई थी, राइट। तो उस पूरे के पूरे कार्यक्रम को समझते हैं। तो जैव विविधता संधि कब की, 1992 की, राइट। अभी मैंने आपको बताया था कि वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित करने का पहला प्रयास 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरियो में किया गया था और इसी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई थी और एक संधि पारित हुई थी। उसी संधि को क्या कहा जाता है, जैव विविधता संधि या कन्वेंशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो ये MCQs के लिए आप याद रखना, जैव विविधता संधि कब लागू हुई थी, 1992 में। इस पर कहां पर चर्चा हुई थी, तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। तो जैव विविधता संधि 1992 में लागू हुई थी और इस संधि के तहत, राइट, जैव विविधता को बचाने का अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया था, राइट। और इस समझौते का एक प्रावधान था कि जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए 22 मई को क्या मनाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता मनाया जाएगा। इस जैव विविधता संधि 1992 या CVD के उद्देश्य क्या है, सबसे पहली चीज तो जैव विविधता का संरक्षण करना। जैव विविधता संरक्षित होगी तो उससे मनुष्यों के लिए क्या होगा, आसान होगा। तो पहला उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहनों से उत्पन्न जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना ताकि जैव विविधता में कमी ना आए, और जैव विविधता संसाधनों का सतत रूप से क्या करना, दोहन करना, अर्थात ऐसा मैकेनिज्म बनाना कि जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं उनका उपयोग भी कर सके और उनकी कमी भी ना आए। इस जैव विविधता संधि जो कि कब लागू हुई थी, 1992 में, इसके 3 अवयव थे और वो 3 अवयव कौन से हैं, सबसे पहला तो हो जाएगा कार्टाओ जोना प्रोटोकॉल हो जाएगा, राइट। तो इसी संधि के तहत
इसी संधि के तहत कार्टाजोना प्रोटोकॉल लागू किया गया था, राइट, और इसको 2000 में लागू किया गया था पेरिस में। फिर नगोया प्रोटोकॉल भी जो CBD है उसके तहत ही जापान के नगोया में बैठक हुई थी जिसमें नगोया प्रोटोकॉल को लागू किया गया था 2010 में। इसका मुख्य उद्देश्य था एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, या अधिकतम, राइट, पहुंच और अधिकतम क्या हो जाएगा, लाभ वितरण हो जाएगा। और इसी नगोया प्रोटोकॉल में जो है 10 की क्या रखे गए थे, लक्ष्य रखे गए थे, जिनको क्या कहा जाता है, आईची लक्ष्य कहा जाता है। तो इन पर हम एक एक क्रम से जो है चर्चा करते हैं ताकि यहाँ से आपसे जो भी क्वेश्चन बने वो बन जाए। तो अब हम समझते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल, या जिसको क्या कहते हैं, जैव सुरक्षा समझौता। जैव सुरक्षा समझौता कब हुआ, 2000 में, राइट। कहाँ पर हुआ, पेरिस में हुआ था ये, राइट। तो अगर हम देखें तो पर्यावरण को बचाने के लिए रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसी में जैव विविधता को संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई थी और एक संधि पारित हुई थी जिसको जैव विविधता संधि कहते हैं। इसी जैव विविधता संधि में जैव विविधता दिवस 22 मई को जो है घोषित किया गया। साथ ही साथ कार्टाजोना, इसी संधि के तहत कार्टाजोना जो है प्रोटोकॉल लागू हुआ था। तो जैव सुरक्षा समझौता पेरिस 2002 में लागू हुआ था जिसमें 130 देश शामिल हैं और जिसके उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य है LMO से उत्पन्न जैव विविधता संकट की क्या करना, निगरानी करना। अब ये प्रश्न अपने आप में आ सकता है कि LMO का संबंध किससे है, तो LMO का संबंध जैव सुरक्षा से है, राइट। तो LMO से या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से उत्पन्न जो भी संकट हैं उससे जैव विविधता को बचाना है। कैसे, समझिए। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवों में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से या फिर क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से कई परिवर्तन कर रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं जानवरों की, तो जानवरों की कई नस्लें हैं, राइट, कई नस्लें हैं, जैसे गाय भैंस है, तो जानवरों की कई नस्लें हैं जिनसे और भी ज़्यादा मानव के लिए उपयोगी बनाया जाता है। फलों की कई किस्में हैं जिससे उत्पादन बढ़ाया जाता है, राइट। अनाज की कई किस्में हैं, राइट। अब चूंकि विभिन्न प्रकार की किस्में या विभिन्न प्रकार की नस्लें जब विकसित की जाती हैं और उन्हीं को क्या कहा जाता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो जब किसी भी फसल, फल की, अनाज की या किसी भी जंतु की विकसित नस्ल बनाई जाती है तो उसकी वजह से, राइट, उसकी वजह से कई जीव जंतु क्या होते हैं, वो प्रभावित होते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। तो एलोमोस जो है जैव विविधता की क्या करना, निगरानी करना। जैसे मैंने बताया था ना, राइट, भारत में जो कांग्रेस घास है, राइट, भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए गेहूं बुलाई गई थी, लेकिन उस गेहूं के साथ में क्या आ गई थी, जो है घास भी आ गई थी जिसको कांग्रेस घास कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से कांग्रेस घास है, चाहे हाथी घास है, चाहे गाजर घास है, राइट, इनके आक्रमण से जो स्थानीय पेड़ पौधे हैं वो क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, राइट। और दूसरा क्या था, LMO को बाह्य प्रजातियों के अंतर्गत रखा जाता है, राइट। तो LMO को क्या माना जाता है, एक्सोटिक स्पीसीज माना जाता है। साथ ही साथ नोट के लिए आप याद रखना, LMO चौथा बड़ा घटक है जो जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। अर्थात जैव विविधता के घटक के पीछे कई कारण हैं जिसमें चौथा सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा, LMO हो जाएगा। चलिए, अब अगला क्या हो जाएगा, नगोया प्रोटोकॉल हो जाएगा, राइट। तो उसी, राइट, जैव विविधता संधि 1992, जैव विविधता संधि 1992 के तहत ही कार्टाजेना प्रोटोकॉल हुआ था और उसी के तहत नगोया प्रोटोकॉल हुआ था, राइट। तो नगोया प्रोटोकॉल का संबंध जैव विविधता से है, राइट। तो यह जैव विविधता से जुड़ा संरक्षण प्रोटोकॉल है, राइट। और यह प्रोटोकॉल 2010 में जापान में लागू हुआ था या जापान में इस पर निर्णय हुआ था, राइट। तो यह 2010 में जापान में लागू हुआ था और जापान में इसको जो है निर्धारित किया गया था, जिस पर भारत ने 11 मई 2011 को क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। इसका जो सबसे अधिक लक्ष्य था वो क्या था, अधिकतम लाभ वितरण, राइट, एक्सेस एंड क्या हो जाएगा, बेनिफिट शेयरिंग हो जाएगा, राइट।
तो पहुंच एवं लाभ वितरण, राइट, हिंदी में अधिकतम लाभ वितरण भी कह सकते हैं या पहुंच एवं लाभ वितरण। तो जो नगोया प्रोटोकॉल है उसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या पहुंच एवं लाभ वितरण को महत्व दिया गया था। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि आनुवांशिक उत्पाद, राइट, आनुवांशिक उत्पाद का मतलब ये है कि मानव जाति, देखिए मानव जाति मानव जाति किसी क्षेत्र विशेष में जो जितने भी जेनेटिक उत्पाद पाए जाते हैं उनका लाभ ले सके, इसके लिए क्या किया गया, जो है उपयुक्त प्रावधान किए गए। तो जितने भी जो आनुवांशिक उत्पाद है उनका लाभ सब व्यक्ति ले सके, साथ ही साथ जो जैव विविधता है उसका उपयोग क्या कर सके, बढ़ सके, अर्थात कोई भी एक देश किसी भी एक किस्म की जो चाहे पेड़ पौधा हो, जड़ी बूटी हो, उसका प्रयोग ना करे, बल्कि सभी देश उस पर क्या कर सकें, आसानी से प्रयोग कर सकें, इसके जो है प्रावधान रखे गए थे। साथ ही जैव विविधता संरक्षण का भी प्रावधान रखा गया था। और इसी सम्मेलन में 2011 से 20 रणनीति योजना लागू की गई थी। तो इस सम्मेलन में 2011 से 2020 रणनीति योजना के अंतर्गत जैव विविधता दशक के रूप में 20 लक्ष्य तय किए गए थे और उनको ही क्या कहा जाता है, आईची लक्ष्य कहा जाता है, जिनके बारे में मैंने अभी बताया था, राइट। और इन आईसी लक्ष्यों में जैसे अगर हम देखें तो एक लक्ष्य क्या था, जो प्रवाल भित्ति है उसका संरक्षण करना होगा। तो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स का संरक्षण करना होगा क्योंकि ये जैव विविधता के उच्च उत्पादक माने जाते हैं। साथ ही साथ विश्व के 17.7 भूभाग का संरक्षण करना होगा और विश्व के 10% महासागरीय भाग का संरक्षण करना। ये लक्ष्यों में ये लक्ष्य क्या किए गए थे, निर्धारित किए गए थे, राइट। अब चूंकि ये जो जैव विविधता संधि थी, जैव विविधता संधि, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर थी। इसी संधि के क्रियान्वयन के लिए भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 लगाया गया था, राइट। तो जैव विविधता संधि के अनुबंधों को पूरा करने के लिए भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 लगाया गया था और इससे जैविक संसाधनों का क्या किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो भारत में सीबीडी के अनुबंधों को या शर्तों को पूरा करने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया गया था ऑब्जेक्टिव के लिए। पहली चीज तो कब लाया गया था, 2002 में। उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो जैव विविधता संधि है उसकी शर्तों को पूरा करना तथा भारत में जो जैविक वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनका क्या करना, संरक्षण करना। और इसके लिए एक प्राधिकरण भी बना था जिसका नाम क्या था, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण 2003। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप ये याद रखें, बायोडायवर्सिटी एक्ट कब लाया गया था, 2002 में। उसके तहत जो अधिकरण बना था नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इंडिया, ये कब बना था, 2003 में बना था, राइट। तो इस तरीके से हमने जैव विविधता, राइट, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, उसका मापन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए, इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अगले लेक्चर में हम भारत में जैव विविधता को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।